अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक राज्य है और इस प्रदेश की सबसे बड़ी खूबी यहाँ होने वाली राजनीति है। जिसे आप डिकोड कर ले गए तो आप देश की राजनीति समझ लेंगे। चुनाव है 1 साल बाद पार्लियामेंट का, लेकिन यहाँ मोर्चे अभी से खुल गए हैं और दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से भयंकर तैयारियां हैं। क्या होगा उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के इलेक्शन में? आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही और कई दिलचस्प तथ्य मैं और हमारे पैनलिस्ट आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती और यहाँ पॉलिटिकल प्रिपरेशन कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड तैयारियों में लगी हुई है। इस वक्त 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है। एक एक पार्टी के बड़े नेता, मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के और भी जिम्मेदार लोग जनता के बीच हैं, संपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के जो डिफरेंट मोर्चाज हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिकल विंग्स हैं, उन सब के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां लेकर बीजेपी जनता के बीच गई हुई है। यानी बीजेपी का टारगेट कर्नाटक और हिमाचल में हार के बाद उत्तर प्रदेश में 0 एरर पर बीजेपी काम करना चाहती है, क्योंकि यूपी में हुई कोई भी चूक राजनीतिक तौर पर उसको बड़े गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लिहाजा यूपी को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज एंड 0 एरर। इसी कारण से पार्टी कड़ी धूप में, भीषण गर्मी में और जब सूरज आसमान पे आग उगल रहा हो तो बीजेपी वालों को गांव-गांव घूमना पड़ रहा है। तो ये तो हुई बीजेपी की तैयारी। तो अब आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष में वो विपक्ष जो वाकई में बीजेपी से मुकाबिल है, यानी लड़ रहा है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वह है समाजवादी पार्टी। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी भी इन दिनों हर जिले में प्रशिक्षण अभियान चला रही है, संगठन को मजबूत कर रही है और उन कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को तवज्जो दी जा रही है जो किन्हीं कारणों से 2019, 22 या फिर जो पंचायत के चुनाव, नगर निकाय चुनाव में असंतुष्ट हैं। शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि चुनाव कैसे लड़ना है, संगठन में एकता कैसे लानी है, संगठन में नई ऊर्जा का, उत्साह का संचार कैसे करना है और विचारधारा को जनता के बीच तक पेनिट्रेट कैसे करना है, ये कार्यक्रम शिविरों के जरिए होते हैं। मुझे याद है पहले बीजेपी भी बहुत शिविर लगाती थी, अब भी लगाते हैं। कांग्रेस के भी शिविर चलते थे, सेवा दल के शिविर चलते थे, बीएसपी भी बहुत कैंप लगाती थी, लेकिन अब उधर थोड़ा कमज़ोर पड़ा। इन दिनों बीजेपी का और समाजवादी पार्टी के शिविर, प्रशिक्षण शिविर, कार्यक्रम, कैंप्स ये सब बहुत चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी में ट्रेनिंग कैंप लगाया है अपने वर्कर्स के लिए, संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए, कि आने वाले वक्त में हमें चुनाव की तैयारियों में क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, कहाँ कमियां रह गई थी उसे दुरुस्त करना है। और बहन भाइयों, सिर्फ एक जिले में नहीं, 80 की 80 पार्लियामेंट्री सीट्स पे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी वृहद अभियान चलाने जा रही। प्रशिक्षण शिविर अभी खीरी में हुआ है, 2-3 दिन बाद, अभी 9 और 10 तारीख को सीतापुर में होने जा रहा है। उसके बाद 80 की 80 पार्लियामेंट्री सीट्स पे ये शिविर भी आयोजित होंगे और इन शिविर के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक यात्रा भी निकलती है जो एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे संसदीय क्षेत्र जाती है। कांग्रेस में भी तैयारियां चल रही। प्रियंका गांधी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में यूपी के इंचार्ज का पद छोड़ दें, यूपी को कोई नया प्रभारी मिल जाए। हालांकि कांग्रेस इस वक्त बहुत गुटबाजी की फिर से शिकार हो गई है। ये पार्टी जितना नीचे जाती है उतनी ज़्यादा गुटबाजी भी फैलती है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और केंद्रीय आला कमान को लेकर कुछ मतभेद चल रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस यहाँ कुछ बहुत चमत्कार करेगी ऐसा उम्मीद कम दिखती है। लेकिन इस बात में बहनों भाइयों बहुत हद तक अभी क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन एक धुंधली तस्वीर दिख रही है कि सोशलिस्ट अलायंस का हाथ पकड़ सकती है कांग्रेस।
सोशलिस्ट अलायंस मतलब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले अलायंस का, यानी बीएसपी एक तरफ चुनाव लड़ेगी और ये सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे समीकरण बन सकते हैं आने वाले दिनों में। बीएसपी की तैयारियां क्या है, मायावती अपना बैठकें करती हैं, वो सब करती रहती हैं, दैट्स अनदर इशू। कल अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भगवंत मान भी आ रहे हैं, संजय सिंह भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अखिलेश यादव से मिलने। हालांकि अभी दिल्ली वाले अध्यादेश को लेकर मुलाकात है, लेकिन इन दोनों दलों का कंफर्ट लेवल जो है वो आने वाले दिनों में इनको एक प्लेटफॉर्म पर भी दिखा सकता है। तो चुनाव कब है? 285 दिन बाद। लेकिन यूपी में चुनाव अभी से शुरू हो गए हैं। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। यही उत्तर प्रदेश की खूबी है जो उसे बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग करती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएं। जागरण इसलिए कि जनता ये के बीच में ये बात जाए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। जो अधिकार छीने जा रहे हैं, प्रशासन मनमानी कर रहा है। सोचो, आजाद भारत में क्या हो सकता है कि बुलडोजर से किसी का घर जला दें, माँ बेटी जिंदा जल जाएं। फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं और केवल जाति धर्म देख करके फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में हम सफल हुए हैं और लगातार भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और आज युवा मोर्चे और सभी मोर्चों के सम्मेलन में इस बात के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के जो महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है उसके लिए हम सबका आह्वान करने के लिए है। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार और भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर दिल्ली स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बहुत बड़ा इन्वॉल्व है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2014, 17, 19, 20 और उसके बाद के कई इलेक्शंस आपने जीते हैं। अब दिल्ली की लड़ाई है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेक है। दबाव में आप हैं शायद, और भारतीय जनता पार्टी पर प्रदर्शन को दोहराने या बेहतर करने की का दबाव और चुनौती विपक्ष से कहीं ज़्यादा आप पर दिखाई देती है। ब्रजेश जी, आपको समीक्षा करने का अधिकार है और हमको उसको जवाब देने का अधिकार है, लेकिन मेरा साफ साफ कहना, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत साफ सुथरा है। 9 वर्ष के बाद हम 10वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमको चुनाव में जाना है। इस बीच में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा अपना दिखाया है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा दिखाया है। उसका कारण है ईमानदार नेतृत्व है। हाँ, ईमानदार नेतृत्व ने जो है गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, गरीबों के साथ खड़े हुए और गरीबों के उत्थान के लिए हम बराबर काम कर रहे हैं। देश को सुरक्षित रखा है, दंगे एक भी नहीं होने दिए हैं। आज विदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो सिरमौर है नरेंद्र मोदी जी की जो है जय जयकार हो रही है। हर बड़े से बड़ा नेता उनसे मिलना चाहता है, उन देशों की जनता उनके सामने उनसे मिलना चाहती है। अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ चाहता है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनको बॉस कहता है, और पापुआ गिनी का प्रधानमंत्री पैर तक आदर से सादर से छूता है। यह कोई जबरन सौदा नहीं है, ये सब बड़े देशों के मालिक हैं। लेकिन आज बराबरी का दर्जा है हमारे सरकार का, हमारे भारत का। आज कई देशों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बड़े बड़े जो है अभियान चलाए, कई बार लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकाल के लाए, युद्ध रुकवा के निकाल के लाए। तो यह ऐसे ही नहीं आता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप अपोजिशन से कैसे निपटेंगे। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश का जो अपोजिशन है वह बिखरा हुआ है, उसकी विश्वसनीयता समाप्त है। चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा रही हो, वो चुनाव से पहले 6 महीने पहले आती हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाती हैं। जैसे अभी वो विधानसभा में आई थी, उसके बाद से गायब हैं। अखिलेश यादव जी कभी कभी अवतरित होते हैं, मायावती जी 5 साल में कभी नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है कि जब इन्होंने खुद ही एक मैदान छोड़ के रखा हुआ है, हाथों उत्साहित हैं, चूंकि एक ईमानदार नेता से कैसे लड़ें। ये खाली मोदी विरोध पर राजनीति कर रहे हैं।
तो मोदी विरोध की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, कितनी सीटें आप लड़ेंगे, कौन आपका नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, हर दल अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सवाल आपसे और है, तो हमने देखा है कि क्या अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी का कोई अलायंस प्रस्तावित, संभावित और इसके संकेत हैं? ब्रजेश जी, राजनीति में कब कौन साथ होगा और कौन छूटेगा, इसका कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ पहले चुनाव मिलकर लड़े थे, बाद में हमसे अलग हो गए। आजकल वो अखिलेश यादव को लगातार कोस रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनको तोड़ के ले गए थे। अखिलेश यादव जी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, उनके साथी उनको छोड़ के चले गए और तो उन्होंने आप दोबारा से जहां जाना है चले जाओ, को तैयार नहीं किया। देखिए, राजनीतिक, मैंने आपसे कहा ना, कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा, यह मौके पर की समय की बात है, उस समय तय किया जाएगा। अभी से इसकी कोई प्री मैच्योर घोषणा नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी ऐसी कोई बातचीत हमारे जानकारी में नहीं है। ओके, दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत आपका। क्या सिर्फ प्रशिक्षण शिविर करके और यात्रा निकाल के आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं देख रहा था, आपने लिखा कि परीक्षा से पहले प्रशिक्षण। ये सही है कि हमको परीक्षा में जाने से पहले हमको प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो है, हम लोग 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लखीमपुर का दौरा इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना क्योंकि लखीमपुर जो है वो किसानों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, लेकिन आज उसकी पहचान जो है, चीनी मिल के नाम से उसकी पहचान थी, लेकिन आज उसकी पहचान एक थार गाड़ी की वजह से। किस तरीके से इनके केंद्र में बैठे मंत्री ने किसानों को कुचलने का काम किया, तो आज लखीमपुर की जनता बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही। और कल 2 दिवसीय दौरे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद यूपी में असेंबली इलेक्शन हुए, लखीमपुर खीरी की 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। देखिए ब्रजेश जी, वो समाजवादियों का गढ़ रहा और हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो भी बात रही हो। आज की तारीख में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में गए, लखीमपुर वालों के बीच में गए, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के घर गए, तो लोगों ने इस चीज को कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वो अजय मिश्रा टेनी जी, उनके ऊपर 23 साल पुराने मामले का, एक प्रभात गुप्ता की हत्या का मामला आज भी चल रहा है। क्या वो बरी हो चुके हैं उस मामले में? नहीं तो बाइज्जत बरी हैं। बाइज्जत बरी वो अभी हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनके भाई राजीव गुप्ता अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जांच प्रभावित ना हो। क्या केंद्र सरकार ने उनको हटाने का काम किया? मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, क्या इतना पर्याप्त है जो आप कर रहे हैं बीजेपी से लड़ने के? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी 365 दिन जो है जनता के बीच में रहती है, और ये सिर्फ लखीमपुर से अभी शुरुआत है, और 80 की 80 लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी जाने का काम करेगी। और ये प्रशिक्षण शिविर आप सभी पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट सीटों पे होगी। कल आज आपने देखा होगा कि लखीमपुर से देवकली से शुरू होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लोक जागरण मंच पर आपके अलायंस के जो एक मेजर पार्टनर है ओम प्रकाश राजभर, वो आपको कब का छोड़ गए, केशव देव मौर्य आपको छोड़कर चले गए, और ये लोग आजकल बीजेपी की नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। क्या ये आपके लिए तनाव की बात? देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है। समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर जो है तैयारी कर रही है। आप अलायंस पे बिलीव नहीं करते हैं? अकेले सक्षम है? देखिए, हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, और जो फिरका परस्त ताकतों को हटाना चाहेगा, हमारा आरएलडी से मजबूत गठबंधन आज भी, हमारा कमेरावादी से आज भी गठबंधन मजबूत है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं, अंशु अवस्थी, इनकी पार्टी कुछ सिग्नल्स भेज रही है आपकी तरफ, क्या वो सिग्नल्स आपने रिसीव किए हैं या नहीं? देखिए, पहले तो अंशु जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी पुनः जो है ये पैनलिस्ट बने कांग्रेस पार्टी के, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है कि जो स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो उसको आगे करके कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते। ये वो अंशु अवस्थी जिन्होंने आपकी पार्टी को सांपनाथ कहा था, ये बैठे हैं, मैं इनके मुंह पर कह रहा हूं। देखिए, वैसे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बहुत कुछ कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अरे उनका तो छोड़ ही दो, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बैठ करके ये वोट देने का काम करते हैं जी। तो आपको कांग्रेस को साथ लेने में कोई स्थितियां परिस्थितियां, देखिए दीपक भाई सवाल ले लीजिए जी। आज कुछ आप व्यग्र हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को साथ लेने में आपको कोई इतराज है? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फॉर्मूला निकाला है कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को आगे करें, यहाँ पर झंडा लगा दें आपके दरवाजे पे? नहीं, बिल्कुल ना लगाए, लेकिन बैठ करके अगर कहीं बात होती है, अगर जो इनकी जीती हुई सीटें वो बताएं, उस हिसाब से उस पर विचार विमर्श होगा। और ये बड़े लेवल की बात है, आपस में लोग। एक और सवाल है जी, कल कोई सुना आ रहा है आपसे मिलने? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी, और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको सर्वोच्च न्यायालय पे भी उनको विश्वास नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जी ने एलजी के उनको करते हुए उन्होंने पावर को करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अध्यादेश के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई संकेत है कि आपको मदद चाहिए आम आदमी पार्टी की यूपी में? अब देखिए ऐसा है कि वो आ रहे हैं, अभी तो अध्यादेश के लिए आ रहे हैं, फिर आएंगे बैठेंगे, बहुत सी बातों में विचार विमर्श होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जिन बातों में बात होगी वो आपकी मीडिया के लोगों को बात बता दी जाएगी। मतलब ये भी इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं? नहीं बंद है? वो आना चाहते थे, आ रहे हैं वो, तो उनका स्वागत है। अभी तो आ रहे हैं अध्यादेश को लेकर के कि जिस तरीके से भाजपा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी है? अब देखिए दो पॉलिटिकल बड़े घराने के लोग और बड़े पॉलिटिकल परिवार के लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री और दो वर्तमान के मुख्यमंत्री अगर बैठेंगे तो अब जब दो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो जाहिर सी मतलब अलायंस पर भी बात हो सकती है। अब देखिए ये तो दोनों लोग बैठेंगे, दोनों लोग अपने पार्टी के। अंशु अवस्थी, क्या आप अपना बयान वापस लेना चाहेंगे जिसमें आपने सांपनाथ नागनाथ जैसे शब्द कहे थे, या फिर अपनी बात पर कायम है? अगर हाँ तो खुलकर अभी सामने बोलो। नहीं ब्रजेश जी, हम बयान वापस क्यों लेंगे? कोई आवश्यकता नहीं बयान वापस लेने की। लेकिन तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी सांप है? हमारी जो लड़ाई है ब्रजेश जी, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। और आलोक जी ने एक बात कही कि प्रियंका जी 6 महीने से आई नहीं। हम तो अभी मोदी जी से मिल के आ रहे हैं, यहीं गांधी प्रतिमा पे लेटे हुए थे, वहीं से मिल के आ रहे हैं। ये तो ऐसी बात करते हैं, लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गंभीर हैं। अरे आप याद करिए, बनारस में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन 25-25 हज़ार का ब्लैक में बिक रहा था जो 1200 का आता है। आप लोगों को कम से कम थोड़ी सी तो नैतिकता देखनी याद करनी चाहिए। तो आपके प्रधानमंत्री जी कर रहे थे दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। आप लोगों ने फायदे के लिए एक बात बताओ, जो फ्री में इंजेक्शन दिए गए अगर थे, ये पूछा जा रहा है तो कि पंजाब में प्रियंका, बेचे ये भाजपा लोग प्लीज, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर ये पूछा जा- आलोक जी आप रुकिए प्लीज। आप बोल रहे पहले थे, मैं राउंड में सुन नो, रहा था, आप शांत हम मैं रहिए। अंशु ये समझना चाहता हूँ, अगर ये पूछा जा रहा है कि प्रियंका क्यों नहीं आ रही, तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। उनके निर्देशन में ही और उनके नेतृत्व में ही सारे हम चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 3 नगर निगमों पर हराए गए उपविजेता हैं। जनता ने हमें जिताया, लेकिन भाजपा ने और इनके जो पुलिस के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा, हराया। ठीक है, लोकसभा में हम फिर उसी तरीके से इतिहास दोहराएंगे जो 2009 में दोहराया था ब्रजेश जी, क्योंकि एक जनता तरफ आप कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, दूसरे आप जैसे प्रवक्ता अपोजिशन की बड़ी पार्टी को सांप कह रहे हैं और अपने बयान पर कायम हैं आप। नहीं, देखिए हमने क्या कहा कि हम अपने तो फिर बयान कैसे आप से- आगे बातचीत होगी आपकी? हम अपने बयान से पीछे नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी अपने निजी स्वार्थों को पीछे करके सबसे पहले इस ओके। देश के संविधान के बारे में सोचें, इस मैं देश एक के 10 आम आदमी सेकंड के का बारे वक्त में दीपक सोचें। रंजन को देना चाहता और हूँ बार-बार, क्योंकि आपने उन पर एक आपत्तिजनक ब्रजेश टिप्पणी जी, मैं की अपनी है। बात कंप्लीट कर लूं, आप खुद दे दीजिए। हाँ, हाँ, बोलिए। खास तौर से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में सोचें। 17 पेपर लीक हो गए भाजपा आदित्यनाथ सरकार में। मुख्यमंत्री जी सिर्फ भाषणों में रोकते रहे नकल रोकथाम। 17 पेपर लीक हुए। अनुदेशक शिक्षा तो मित्र एक अभी भी बड़ा सड़क पर आंदोलन बैठा छेड़िए हुआ ना है। इनके खिलाफ, क्यों तो नहीं हम छेड़ते? चाहते हैं कि इन सभी एक हितों पर हम आंदोलन आगे करो आएं। इनके खिलाफ। नहीं, हम है ना, हम तो कब करोगे? प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी एक हो, क्योंकि ब्रजेश जी 65% वोट थैंक भारतीय यू जनता अंशु पार्टी जी। के खिलाफ है। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी विचार, दीपक रंजन आप कुछ कह रहे थे, चूंकि आपकी पार्टी पर इन्होंने बड़ी एक आपत्तिजनक देखिए सांप विजय जी, कह रहे मैं हैं। इस तरीके की अनर्गल बातों पे समाजवादी पार्टी ध्यान नहीं देती। समाजवादी पार्टी का रथ निकल चुका है, लोक जागरण रथ जो है आप वो तो कह रहे सामाजिक- थे बातचीत का रास्ता खुला है, तो ये तो आपको वो सांप कह दिया। सामाजिक, देखिए इन सब बातों पे किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, बुरा लगा आपको? नहीं, जाहिर सी बात है अगर इस तरीके का कोई बयान आता है तो बुरा लगना लाजमी, लेकिन हम समाजवादी लोग इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। आज हमको उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय की बात करनी है। थैंक यू। जातीय वैभव माहेश्वरी जनगणना मेरे की बात साथ मौजूद हैं, आम समाजवादी आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। आखिर लौट के आपके नेताओं को उत्तर प्रदेश आना ही पड़ा, और सुने कि कल कोई मीटिंग होने जा रही है, क्यों आ रहे हो भाई? ब्रजेश जी, 2024 की भी सामने समय आ ही चुका है बिल्कुल, और प्रदेश में भी जगह जगह पर जहां भाजपा की सरकारें नहीं होती वहां ये लोग उथल पुथल मचा के रखते ही हैं। दिल्ली में पिछले 8-9 साल से क्या तांडव मचा रखा है केंद्र ने, वो आप देख ही रहे हैं। मोदी जी का 18-18 घंटे का समय जो है अपनी सरकार चलाने में कम जाता है, दूसरी सरकारें गिराने में ज़्यादा जाता है। इसी क्रम में हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां हम अपनी सेवाओं का अधिकार मांग रहे थे कि हमें जिस लिए जनता ने चुन के भेजा है वो हमें आप राइट
राइट्स मिले। 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद संवैधानिक बेंच ने एक फैसला दिया कि किसकी क्या पावर है, तो ये बात बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी और इसके बाद दिल्ली सरकार अपने काम पे लग गई। पावर ना होने के बावजूद बहुत सारे अच्छे काम किए, स्कूल और अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया, जिसको देखने के लिए सारी चर्चा सारे में होती है। उसके दम पर पंजाब में सरकार बनी। लेकिन क्या हुआ, बड़ी बेशर्मी से दिल्ली सरकार के आदेशों को, दिल्ली सरकार के जो पावर है उसको फिर से इन्होंने अध्यादेश लाके काट दिया। अब इसको ये राज्यसभा में पेश करेंगे, तो राज्यसभा में पेश करने के लिए इनको बहुमत की जरूरत है और बहुमत इनके पास है नहीं। तो ऐसे में इनका स्ट्रैटेजी क्या है कि जो विपक्ष है उसको बिखेर दो और किसी भी तरह से बहुमत हासिल करने की कोशिश करो, जो कि आम आदमी पार्टी अब इस चाल को कामयाब होने नहीं देगी। तो हम इसी क्रम में सारे देश के विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव से क्या चाहते हैं? सीधा हमला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला इन्होंने पलटा। आप क्या चाहते हैं अखिलेश यादव से? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक सरकार गिराई है वो दूसरी भी गिराते हैं, ये तीसरी भी गिराते हैं, विधायक खरीदते हैं, राज्यपालों के जरिए शासन करते हैं, एलजी के जरिए करते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच का फैसला मानने को भी तैयार नहीं है। अब हद हो चुकी है। अगला तो अब ये कल की मुलाकात में कौन कौन आ रहा है और मकसद क्या है? तो कल मेनली दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आ रहे हैं, संजय सिंह जी आ रहे हैं हमारे सांसद, और आतिशी जी आ रही हैं दिल्ली सरकार की मंत्री। ओके। तो मुलाकात का मकसद अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करना है या फिर आप 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए भी कोई संभावनाएं टटोलना चाहते हैं यूपी में? जैसे ही एक रिपोर्ट करिए, हमने ये जी बोलें आप। विजय जी, हमने ये बहुत साफ साफ कह दिया है हमारे अध्यक्ष ने भी कि ये जो एक्सरसाइज है अध्यादेश के खिलाफ हासिल करने की बहुमत को, ये 2024 के जो इलेक्शन है ना उसका सेमीफाइनल होगा। अगर इसमें बीजेपी हार जाती है तो इनके लिए 24 जीतना बड़ा मुश्किल है। ये क्या इन फ्यूचर कोई अलायंस अगर बनता है तो क्या आम आदमी पार्टी उसमें अपने के लिए कोई स्थान पाती है यूपी में? मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कह रहा हूँ। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इतना बड़ा राज्य है और आपके सारे नेता कल यहाँ विपक्ष से मिलने आ रहे हैं, स्पेशली सिर्फ एक ही पार्टी के लीडर से, बाकियों से नहीं मिल रहे हैं, मायावती से भी मिलना चाहिए, उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो इसका मतलब कि आप गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं, सिर्फ अध्यादेश के लिए तो आ नहीं रहे होंगे। मैंने तो बहुत साफ साफ कहा ब्रजेश जी, केजरीवाल जी ने बोला कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। ये अध्यादेश में अगर बीजेपी राज्यसभा में हार जाती है तो ये सेमीफाइनल है, और अगर ये जीत जाती है तो भी ये सेमीफाइनल है। आप प्रयास तभी करते हैं जब आपको जरूरत होती है, और जब विपक्ष को एकता की जरूरत होती है उस वक्त आप मुंह में टेप लगा लेते हैं या चुप्पी साध लेते हैं, और जब आपके साथ कुछ होता है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा विपक्ष आपके पीछे खड़ा हो जाए और आपको सपोर्ट दे दे, जैसा कि कांग्रेस ने मना कर दिया आपको। मेरा कहना यह है ब्रजेश जी कि नियत साफ होनी चाहिए बस, और इस देश के संविधान पर, कानून पर जब कोई हमला होता है तो सबको एक हो जाना चाहिए। आपसी लड़ाइयां, आपसी लड़ाइयां, सहमति, पक्ष विपक्ष, ये तो राजनीति का हिस्सा है। हम कभी एक साथ चुनाव lड़ते हैं, कभी हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ये तो हिस्सा है। लेकिन अब एक पार्टी ऐसी आ गई है जो अपने देश का संविधान को मिटाने पर तुली हुई है। अगली बार ये करेंगे कि ये चुनाव ही खत्म करा दें। आप भले कितना उत्साह दिखाएं, लेकिन अपोजिशन का जो दल है वो उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए कि वो आपके साथ अलायंस चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अभी कुछ ऐसा वजनदार नहीं मानते हैं, कोई संकेत नहीं दिए हैं, आप कितना भी उत्साह दिखा लें। विजय जी, हमने तो अभी अलायंस की कोई बात ही नहीं करी है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो अध्यादेश है ये बहुत खतरनाक है। अगर ये दिल्ली में इस बार इसको लागू कर देते हैं तो अगली बार ये कुछ भी कर देंगे। थैंक यू वैभव जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। इसके खिलाफ केपी मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। चारों लोगों की बात सुनिए आपने, अब असली बात आप बताओ। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से 2024 की तैयारी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने सारे पत्ते खोल के चलती है, आप जानते हैं जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी घबराहट में है, और मैं कह रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा ये इतर होगा पुराने सब चुनाव से। और मैं 2-3 चीज़ें ब्रजेश जी आपको बताना चाह रहा हूं। पहले थोड़ी सी एक टिप्पणी मैं तल्ख वाली करना चाहता हूं। ये दुर्भाग्य देखिए जो मैंने अपने 30 साल के जर्नलिज्म के जीवन में नहीं देखा। इतिहास रहा है कि जब भी कोई रेल की दुर्घटना बड़ी छोटी होती है तो मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाते हैं, मंत्री स्वतः इस्तीफा देते हैं। ये पहली बार हुआ है
कि रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और वहां पे वो उछल कूद कर रहे हैं और मीडिया जो है वाहवाही कर रहा है कि देखिए मंत्री जी बहुत जल्दी पहुंच गए। दुर्भाग्य देखिए ब्रजेश जी, उस दुर्घटना में जितने लोग मरे उसके अलावा करंट लगने से लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 4 से 5 दर्जन लोग करंट लग के मर गए। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, उनकी बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा, इनको अपनी बात पूरी करनी है। नहीं आलोक जी प्लीज वेट, उनको कंप्लीट कर लेने आप टेक्नोलॉजी पूरा जवाब देना, इनको मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन यहाँ वेट करना पड़ेगा आपको प्लीज। ओके मलिक साहब बोलिए, मलिक साहब को दूसरी चीज जो है, दूसरी इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, पहली बार है कि इस दुर्घटना की बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि लगातार आपके ऊपर चार्ज लग रहे हैं। आप ब्रजभूषण सिंह की बात करिए, दूसरी बात करिए, आंदोलन तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पे कुछ नहीं हो रहा है। शिकायतें वापस ले ली गई हैं, ये हो गया है, र्यूमर मीडिया में चल रहा है। तो इसको सारी चीज़ों को करने के बाद आप चुनाव जीतेंगे, तो ये देखने वाली बात है। इसके अलावा अब मैं राजनीतिक बात आपको बताता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्ष एक साथ ब्रजेश जी आया है, उसका जैसा आपने गठबंधन 2019 में देखा था कांग्रेस का, अखिलेश यादव का या मायावती जी का, इस बार गठबंधन ऊपर से होगा और उस गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार और नीतीश जैसे लोग करेंगे। ऊपर से गठबंधन का सर क्या मतलब है? कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये देश के हिसाब से होगा, राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन होगा, दूसरे प्रदेशों में भी यह गठबंधन होगा, क्योंकि ये लोगों को माइनस कांग्रेस होगा, ये अलायंस पार्टियों को भी या विद कांग्रेस होगा। देखिए ब्रजेश जी, ये अलायंस बिना कांग्रेस के इसलिए नहीं हो सकता है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को ये समझ में आ गया है कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए पिछली, अगर आप देखेंगे कोई भी, अब नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में आके कुछ कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। उड़ीसा के सीएम यूपी में आके कर लेंगे, कुछ जरूरी नहीं है। के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना से आके उत्तर भारत में कुछ कर लेंगे, नहीं तो इन लोगों को समझ एक बड़ी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पार्टी के खिलाफ प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे संकेत और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आज कुछ ऐसे हिंट केसी त्यागी ने भी दिल्ली में दिए हैं, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए मैं नीतीश जी की यहाँ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से सहमत नहीं हूँ ब्रजेश जी, इस तरह का मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं अनोखी बात आप ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे लोग जो कश्मीर से आते हैं और उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड कहीं उत्तर प्रदेश में हो, मैं नहीं मानता, उनको मैनपुरी जैसी जगह पे भेजा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि मैनपुरी जैसी, क्या बात कर रहे हो, मैनपुरी जितेंद्र सिंह कुछ नया करने वो लड़ेंगे चुनाव, आप ऐसा लगता है आपको? दूसरी चीज, ये आज की घटना है, नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हार गई है, उसको मजबूत करने हो गए हैं। जैसे रेल मंत्री को दी गई है सहारनपुर और बिजनौर मजबूत करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो उस चीज पर चर्चा हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और केंद्रीय मंत्रियों को सीट बाय सीट भेज रही है। कोई भी केंद्रीय मंत्री, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है इसका पार्ट हो सकते हैं ये लोग, या फिर ये अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए मुझे ब्रजेश जी ये लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है और आपकी कांग्रेस है, राजभर की पार्टी है, जयंत की पार्टी है, इनमें सब में सहमति बनेगी। मायावती जी आखिर तक इंतजार करेंगे, जब तक सीबीआई का तोता अगर लगेगा उनको थोड़ा कमजोर पड़ गया है तो वो भी इस गठबंधन। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। ये महासंपर्क अभियान के मुकाबले में प्रशिक्षण शिविर और लोक जागरण यात्राएं चल रही हैं अपोजिशन की, दोनों को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की तैयारियों को कहां तक पाते हैं? कांग्रेस में क्या चल रहा है और कल ये जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप आ रही है लखनऊ में, इसका क्या इम्पैक्ट है और मकसद ओरिजिनली क्या है इन लोगों का? देखिए, तैयारी तो सबको करने का अधिकार है, तैयारी सब करें, तैयारी पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जो लोग तैयारी करते हैं वो तैयारी के दौरान कहाँ पर संगठन को मजबूत करना है और किस किस को जिम्मेदारी देना है, उस तैयारी में बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं। लोक जागरण यात्रा अखिलेश यादव ने आज शुरू की है लखीमपुर खीरी से,
बीजेपी ने दूसरी तरफ टिफिन मीटिंग की है कि अपने अपने घर से खाना बना के लाओ और एक जगह मीटिंग स्थल पर बैठ के खाना खाओ। सारे बड़े नेता इनके उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इस देश में पदयात्रा हो, रथ यात्रा हो या बस यात्रा हो, यात्राओं ने बड़ी जागरूकता पैदा की है, बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक भारत जोड़ो यात्रा भी चली राहुल गांधी की, जिसके परिणाम के रूप में कर्नाटक के राज्य का चुनाव कांग्रेस की झोली में गया। तो कांग्रेस को निश्चित ही इस यात्रा से फायदा हुआ, संजीवनी मिली है। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं तो यहाँ पर राहुल गांधी और उनकी यात्रा का कोई ज़्यादा असर नहीं है। यूपी में अगर असर है तो बीजेपी और अखिलेश यादव की पार्टी सपा, ये दोनों का ही मुकाबला और टक्कर है। अब इसमें जो और दल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप मान सकते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपना आकलन समाजवादी पार्टी के अगर ऊपर करती है तो कोई गठबंधन नहीं बन पाएगा और न कोई तालमेल हो सकता है। एक बहुत साफ सी बात है कि जिस नेता के साथ जनसैलाब हो, पब्लिक हो, भीड़ हो, वो करिश्मा अभी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में तो होना बाकी है। हाँ, अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के पास, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए हजारों लोग आते हैं रोड पर। बीजेपी में बड़े बड़े नाम हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मोदी हैं, उनके कई डिप्टी सीएम हैं, सब बड़े कई सारे बड़े नेता हैं इनके पास जो भीड़ जुटाते हैं। लेकिन और विपक्ष में अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, और ये लोग रायबरेली अमेठी से भी आगे बढ़ते नहीं हैं। तो ये बात सबसे बड़ी बात है कि भाजपा तो टिफिन मीटिंग कर रही है और यहाँ खाली पेट घर से निकले हैं, जो रास्ते में खा रहा हो उसे एक रोटी लपक लो। तो इस तरह की सियासत से बीजेपी को टक्कर नहीं दी जा सकती। देखिए, आज संगठन लड़ सकता है अगर कोई मजबूत होगा तो बीजेपी से। खाली एक आदमी के दम पर, एक राहुल गांधी या एक अखिलेश यादव के दम पर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हरा सकते। उसके लिए आपको प्रदेश स्तर पर भी संगठन मजबूत रखना होगा, जिले में, मंडल पर, बूथ पर, और बीजेपी ने तो पन्ना के स्तर पर भी पेज का भी प्रमुख बना रखा है। तो ये तैयारियां उनकी अपनी तगड़ी है, उनके पास संसाधन हैं। उसके मुकाबले आप उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन पर विचार कर सकते हैं। कोई अकेले लड़े तो इतना आसान नहीं होगा। ब्रजेश जी, अगर आज समाजवादी पार्टी ने कोई मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनाया होता तो शायद सपा की स्थिति कुछ और होती। सपा के पास अखिलेश यादव के बाद नीति संगठन को लगातार देखने वाला, निगरानी करने वाला, निर्णय लेने वाला, इस तरह की व्यवस्था अभी बनना बाकी है। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं आई है। जबकि बीजेपी में हमेशा समीक्षा होती है, क्षेत्रवार समीक्षा होती है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं करने। तो एक बड़ा ये अंतर है। आज हम मई के, जून के महीने में खड़े हैं जब भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, डिप्टी सीएम, ये सब पसीना बहा रहे हैं जिलों में जाकर। अखिलेश यादव भी निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी पुरानी छवि को बदला है, लेकिन अभी उन्हें और काम करना बाकी है। अभी उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी उनके पास उतने समर्पित कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के पास है। अभी उनके पास वो सिस्टम नहीं है जो और पार्टियों से मुकाबला कर सके। अभी उनके पास एक राजनीतिक कल्चर नहीं है जो बीजेपी ने बना रखा है उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। मोदी और योगी के नाम पर यहाँ पर वोट है। अभी बीजेपी को हराना एक कठिन काम है। प्रियंका गांधी का क्या स्टेटस है? आज बड़ी चर्चा चल रही है कि वो प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं यूपी का। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ब्रजेश जी, स्वाभाविक है कि प्रभारी तो वो जब चुनाव था तब तक थी,
उसके बाद तो वो नाम की प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद। कोई नया लीडर आएगा, लेकिन कांग्रेस में कितना जान भरेगा उस पर बहुत ज़्यादा आप उम्मीद ना पालिए। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद इन जैसे लोगों के गठबंधन के साथ आने के अलावा और विकल्प नहीं है। अगर वो अकेले लड़ती है तो उसके सामने अमेठी और रायबरेली का भी पर ये तो सांप होगी। कह रहे हैं, कैसे फिर गठबंधन होगा जी? ये तो सांप कह रहे हैं, उनको कैसे गठबंधन होगा? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अभी सांप और न्योला की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सियासत में आप राष्ट्र में भले बड़ी पार्टी हैं, लेकिन यूपी जैसे देश के बड़े राज्य में अभी कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर न कार्यकर्ता है न संगठन है। दूसरों को कोसने से आपकी स्थिति ऊंची नहीं हो जाएगी। दूसरी ओर आप देखिए, केजरीवाल की पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। बीजेपी को उससे भी उस पर निगरानी है बीजेपी की। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह आते हैं और चले जाते हैं, बीजेपी उसको देखती नहीं है। निगरानी है, बिल्कुल है। और ये जो बात आती है कि फूलपुर से लड़ेंगे नीतीश कुमार, देखिए मोदी जिस समय प्रधानमंत्री के रेस में आए थे और उत्तर भारत के एक राज्य में बनारस में उनको आया चुनाव लड़ने का लिए आए, वो एक माहौल हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का उस समय था देश में जी। और मोदी ने पूरे उत्तर भारत को बनारस से प्रभावित किया। ऐसा करिश्मा नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये जरूर है कि वो एक जाति विशेष का आंदोलन, एक नाम पैदा करके वो चुनाव लड़ने आ सकते हैं। परिणाम क्या होगा ये अलग स्थिति बताएगी। अभी बहुत कुछ आना बाकी है इस देश में, क्योंकि चुनाव में भी वक्त है, लेकिन जी मंजिलों पर पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अब यह संघर्ष का दौर शुरू हो गया है। सुनिएगा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। और तुम्हें किसी की कहाँ परवाह, तुम्हारे वादे का क्या भरोसा। जो पल की कह दो तो कल बना दो, जो कल की कह दो तो साल कर दोगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बीच चुनावी तैयारियां ज़बरदस्त चल रही हैं। बीजेपी भी सड़क पर है, जनता के बीच है, अपोजिशन भी कि बड़ी पार्टियां भी जनता के बीच निकल चुकी हैं। परिणाम क्या होगा इस बारे में देखना पड़ेगा, और अलायंस क्या किन किन के बीच बन सकता है, राजनीतिक सहमति किन किन के बीच बन सकती है, ये भी बहुत दिलचस्प दौर में ये शुरू हो चुका है। चुनाव को 285 दिन बाकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की लड़ाई अभी आ गई है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आप डिबेट के पहले राउंड में कुछ कहना चाहते थे, अब आप अपनी बात कहें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या और अन्य पार्टी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका काम है कि वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करें। लेकिन जो पत्रकार आते हैं एजेंडाबाज, उनकी टिप्पणियों पर मेरा साफ साफ कहना है कि अगर वो समीक्षा करते हैं तो फिर वो पूरी तरह से करें। वो एक रेल मंत्री को तो देख रहे हैं कि जो वहाँ पे 72 घंटे बराबर मौके पर रहा, वहाँ पर वो पुल गिर गया था। अंशु बीच में नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, बारी में बोलिएगा, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता भाई। दोस्त एक सेकंड सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, आलोक अवस्थी की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो केपी मलिक, तुम्हारे कहने से भी जो है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी एक गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए जी रहा है, गरीबों के लिए सम्मान ढूंढ रहा है, इस व्यवस्था कर रहा है, बहुत गरीबों के घर बना रहा है। 4 करोड़ लोगों को, गरीब को घर दे चुका है, 80 करोड़ गरीबों को हर महीने देता है। मलिक साहब प्लीज वेट। मलिक साहब, मैं आपको समय दूंगा, आपसे वायदा है। आप आलोक जी को कह लेने दें, बड़े लकीर खींच रखी है। आपको समय दूंगा, कृपया रुक जाए। मोदी को गाली दो। नो अंशु प्लीज, आपके अंशु प्लीज वेट। सिर्फ आलोक अवस्थी बहने वाली नहीं है। बहुत से लोग पानी पी के कोस रहे हैं, आप भी कोसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन राजनीतिक एजेंडा अब ये बताओ कि विपक्ष अलायंस की तैयारी में है, उस अलायंस से निपटने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है?
देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में है। हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम 24/7 काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। तो हम उस पे अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम गरीब की सेवा कर रहे हैं, हम देश की सीमा को सुरक्षित रख रहे हैं, हमने देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी है और हम गरीबों के कल्याण में लगे नंबर में थे। नो रनिंग कमेंट्री अंशु अवस्थी, बाद में फिर आपको बुरा लगेगा आपके बारे में कोई बोले। मैं जब समय दे रहा हूं तो ऐसा क्या उतावलापन है? अगर मैं समय ना दूंगी तब आप उतावलापन दिखाओ। हम कोई चाय की डिबरी पे तो डिबेट करनी है। 15 वर्षों से यहाँ की प्रभारी हैं, इज्जत से मिलेगा। लेकिन वो पहले सीटों को 2 पर लेके गई, अब वो सीटों पे लोकसभा की 1 सीट पे मात्र अरे ये प्रभारी महासचिव अभी बदलेंगे और आपको करारी टक्कर देंगे। पहुंचाएगी जनता जी, करारी टक्कर कांग्रेस देगी। आलोक जी तैयारी कर रहे हैं वो। ब्रजेश जी, हाँ नहीं जरूर, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस तैयारी करे, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखे तो अंशु अवस्थी जी की पार्टी मीडिया में दिखती है, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास अंशु जी अच्छे अंशु अवस्थी आप ऐसे नहीं थे, आज आकर के कुछ अपनी आप बात लग को रहे रख लेते हैं। अपनी बारी बोलना मैं आपको वायदा कर रहा हूँ, पूरा टाइम दूंगा। उनके प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष कुछ करते हैं, जिले के अध्यक्ष बनाते हैं और दिल्ली से कैंसिल कर लिया जाता है। तो जिस प्रदेश के अध्यक्ष की ये दुर्गति हो रही है प्रदेश के अंदर में, वो सीटें क्या जिता के लाएगा? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जो बैठ करके कैंसिल कर रहा है वहां पे, वो उनको जमीन की राजनीति का वीरेंद्र जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जी। शुक्रिया आलोक जी। सिर्फ उतना करके जितना आप कर रहे हैं ना, उतने से बीजेपी को आप रोक नहीं पाइएगा। तब नहीं रोक पाए जब 2019 में आपने एक बिगेस्ट अलायंस किया था बहुजन समाज पार्टी के साथ, तब भी नहीं रोक पाए थे। देखिए ब्रजेश जी, केपी मलिक साहब एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं समझता हूं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और रहा सवाल, जैसे वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित समाजवादी पार्टी के पास एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और सेवा भाव से लगा हुआ है वो इस फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए। और मैं, हमारे आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सुधी प्रवक्ता हैं, मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पे होने जा रहा है या यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान? अरे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री जी के लौट करके आने के बाद वहाँ के ऑस्ट्रेलिया ने जो है हिंदुस्तान के 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया वहाँ पर आने से। अभी थोड़ी देर आप और बोलते तो शायद पपुआ का भी नाम लेते, पपुआ कंट्री, लेकिन पपुआ का बोला उन्होंने नहीं बोला इन्होंने, नहीं बोला, पहले उन्होंने बोला। अच्छा, नाम बोला, लेकिन इसके पहले उन्होंने नाम सुना भी नहीं होगा उसका। और पपुआ के जिन्होंने पांव छुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का पांव सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छुए, लेकिन उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ लीजिएगा मौर्य साहब के, कि उनका इतिहास क्या था, कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है ये। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे आप लोग क्यों जा रहे हैं? क्या यूपी के मुद्दे कम पड़ गए हैं? मैं तो यूपी, जो हम पपुआ गिनी पर चुनाव लड़ेंगे। अरे आप यूपी पर आओ ना, आप क्षेत्रीय पार्टी हो, आप उनको घेरो मुद्दों पे। मैं तो यूपी की बात कर रहा था, लेकिन पहुंच तो आलोक जी गए। अरे इनको जाने दो, आप यहाँ लड़ो ना। आपको आपके पपुआ गिनी पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए? आप क्यों वहां चले गए? नहीं, आप यही लड़ो। मैं इनको याद दिला रहा था, आप कहां पपुआ गिनी महिमा मंडप बता रहे थे, तो मैं बता रहा था कि वहां से लौट के आने के बाद 5 राज्यों के छात्रों को क्यों बैन कर दिया गया। ऑलराइट, बोलिए भाई अंशु। थैंक यू दीपक जी। अंशु आप बोलो, आप अब क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इतना बीच में आज टोका टाकी कर रहे हो? अपनी बात आराम से रखो, मैं समय दे रहा हूँ ना, हम लोग आराम से बात करेंगे, बोलो। नहीं देखिए, जब चैनल पर अगर कोई इस तरीके की इस तरह बात करेगा तो भैया मैं गला पकड़ प्रतियोगिता नहीं करता, मैं चाहता हूँ सब अपनी बात करें। देखिए, जनता ने मन तो बना लिया है, विपक्ष और पक्ष के बीच में एक तीसरा मोर्चा है जो जनता है, वो हमेशा सत्ता में पहुंचाती है और सत्ता से बाहर करती है। इन्होंने जो बातें कही थी, जब हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम सत्ता में इसलिए नहीं आ रहे हैं या भाजपा को इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि नहीं हमें सिर्फ पहुंचना है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्गत कर रखी है। उसी जनता से वादा किया क्या तो कह रहे हैं ये अवस्थी जी? उसी जनता से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए देंगे। कितनी बार लाइनें लगवा दी सर, ये नोटबंदी को लेकर लाइन बता रहे हो, 2000 रुपए को लेकर लाइन, वो भी उस पे भी बता दे रहा हूँ आलोक जी, थोड़ा रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सब लाइनें लगवा दी, पैन कार्ड एटीएम से जोड़ो, पैन कार्ड बैंक से जोड़ो, फिर आधार को पैन से जोड़ो, तो जो सारी चीजें ये जिस तरीके की लाइन लगवाई, अब की जनता इनकी लाइन लगाकर इनका काम ठीक कर देगी। ये खाबरी जी वाला क्या विषय है? खाबरी जी वाला क्या विषय है? नहीं, कोई इशू नहीं है। खाबरी जी बेइज्जती हो रही है। नहीं आलोक जी, पर इनको कितनी फिक्र है आपके अध्यक्ष की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आलोक जी को। आपको याद होगा, इससे बड़ी इज्जत का ध्यान रखते हैं आपके अध्यक्ष की। मैं जवाब दे रहा हूँ। ब्रजेश जी देखिए, इससे पहले इन्होंने खड़गे जी को जान से मरवाने की धमकी दी थी,
अब खाबरी जी को अपमानित कर रहे हैं, दलितों से चिढ़े है ना। कौन सी बात है? द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया संसद के आपका उद्घाटन आपके में। नेतृत्व अपमानित कर कोई रहा भी है। अगर प्रियंका दलित वाड्रा, है राहुल तो गांधी भारतीय अपमानित कर जनता रहे हैं। पार्टी का दुश्मन उनके है। बनाए हुए दलित, महिला, युवा भारतीय जनता पार्टी अगर हम के एक एक दुश्मन करके है। बात करेंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे। अंशु अपनी बात कंप्लीट करो। मैंने तो आपके अनुरोध पे रुक हाँ गया आप था। बोले, अंशु पंडित बोलो, जी रुके आलोक जी तब रुको तो। आप। हाँ अंशु अपनी देखिए, बात कंप्लीट करो। इससे पहले खड़गे जी को जान से मारने की धमकी बीजेपी के नेता ने कर्नाटक में दी थी। खाबरी जी भी दलित है, दलितों से घृणा है ना इनको, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष से नहीं, दलित है इसलिए। तो ये जनता देख रही, सब आने वाले समय में इनको सबक खाबरी जी सिखाएगी। एम्पावर्ड हैं, उनको ताकत अधिकार है, पूरी तरीके से एम्पावर्ड है, पूरी तरीके से अधिकार है। और जिस तरीके का र्यूमर फैलाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सांपनाथ आपने उनसे पूछ के कहा है? नहीं, देखिए हमने क्या कहा, अभी हमारी लड़ाई नागनाथ से है, क्योंकि जो जनता Then को who सबसे is ज्यादा सांपनाथ? परेशान कर रहा, जो जनता को सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा, 17 पेपर ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में ये लीक आप हो कह गया। चुके हैं, आपके पास और कोई मुद्दा नहीं। जिस युवा ने इतनी बड़ी केपी उम्मीद मलिक से सत्ता में पहुंचाया था, मलिक साहब आज इतने फायरिंग पेपर रेंज लीक पे हो आप गए। भी हो और आप पर इल्जाम लगा है कि आप बड़ा बायस्ड होके सोचते हो। क्यों ऐसा सोचते हो? नहीं ब्रजेश जी, देखिए अगर कोई पत्रकार सवाल पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सीधा है कि उसको एजेंडाधारी और पता नहीं क्या क्या बता दिए। इसको चाहिए कि देखिए गोदी मीडिया का नाम ये आप कब से जानते हैं? आप तो लंबे समय से मीडिया में हैं, ये पिछले 2, 4, 6 सालों से गोदी मीडिया निकल के आया ना। तो इनको चाहिए कि राग दरबारी सब पत्रकार करें और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करें। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल प्रधानमंत्री का दिया। प्रधानमंत्री भारत नहीं पहुंचे कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के छात्रों पे प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया, जिसमें से गुजरात भी है। ये तो इनकी उपलब्धि है। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं एज ए पत्रकार, ये क्यों हुआ? इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी ने सही बात कह रहा है। कि रेलवे की जो दुर्घटना हुई है, क्या इस पर सवाल ना पूछा जाए? 300 लोग मारे गए ब्रजेश जी, और ये सवाल केपी मलिक नहीं उठा रहा है। ये सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है आज, केपी मलिक का सवाल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि 40 लोग करंट लगने से मरे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? पत्रकारिता रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और करंट लगते वहां पे यात्री मर रहे हैं। आपका जवाब क्या कांग्रेस से लेंगे क्या? 1 by 1 3 लोग बात करेंगे तो बात जाएगी नहीं। अभी बारी केपी मलिक की है। केपी मलिक अपनी बात करेंगे। केपी मलिक बोलिए आप। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं ब्रजेश जी, जो यात्री मरे हैं उन पर सवाल क्या कांग्रेस से पूछा जाए? और मेरा सवाल दुर्घटना का नहीं है, मेरा ये है कि दुर्घटना में पहली बार ऐसा हुआ है कि करंट लगने से लगभग 40 लोग मरे हैं, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। ये मेरा अकेले का सवाल नहीं है। और हम मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे, जो है रेल मंत्री से इस्तीफा हर सवाल कांग्रेस से पूछेंगे? आप जो जजमेंट दे रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि पत्रकार हो, आप कैसे क्यों इस्तीफा मांग रहे हो? आपके इस्तीफा मांगने पर उनको एतराज है। दीपक रंजन को अधिकार देते हैं। इस्तीफा मांग नहीं रहा हूं मैं, इस्तीफा मांगने में बता रहा हूं, मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं भाई। मैं बता रहा हूं जो बड़ी पार्टी रही है 30 साल अपने आप इस्तीफा दे दे, मैं नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक साथ बोलेंगे। अंशु क्या होता ही नहीं केपी है। मलिक से सवाल। अगर टैनी का आलोक जी रुको आप, आलोक जी रुको आप, नहीं हो रहा है। आलोक जी रुको आप। इस्तीफा केपी मलिक जी आपके पास 20 सेकंड है सर, अपनी बात कंप्लीट करो सर। यूपी का पॉलिटिकल सिनेरियो बताओ सर। अब ये रेलवे वाले पे आप बोलिए सर। अब थोड़ा यूपी के पॉलिटिकल सिनेरियो पर अपनी ब्रीफिंग दीजिए मलिक जी। देखिए ब्रजेश जी, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है 80 सीटों पे, उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी वास्तव में घबराहट में है। 9 साल 10 साल की एंटी कंबेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में गिरावट। 65 सीट के ये क्यों घबराएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल 65 पाएगा। सीट जीते हैं, ये दूसरा क्यों जो तमाम घबराएंगे? विपक्षी दल हैं वो एक साथ आए हैं। मतलब ये एजेंडा बात पत्रकारिता का रुक जाइए, आलोक जी रुकिए ना। केपी मलिक अब उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बोलना। केपी मलिक कि मैं जो है मैं मोदी जी का बहुत हार का डर सीधे दिख रहा है इनके चेहरे पे। इनके चेहरे पे हार का डर दिख रहा है। एक सेकंड ऐसे बात होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के जनता इस पे भरोसा कर रही है और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के साथ थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। एक सेकंड रुकिएगा। वैभव महेश्वरी, वैभव बीरेंद्र कह रहे थे कि आप लोगों पे नजर है, इसीलिए आप छिपे छिपे घूम रहे हो गए आप लोग।
विजय जी, आलोक जी की आज बात सुन के ऐसा लग रहा था वो एक वेलकम पिक्चर है जिसमें एक आदमी को सीधे कहते हैं मेरा परिचय दो, कहता है मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। आलोक जी एकदम पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप, प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में नाम हो गया है, उनके सिग्नेचर मांगते हैं। असल में सिग्नेचर नहीं मांग रहे हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि वाकई आपकी डिग्री वाली कहानी सही है क्या, आपको लिखना आता है कि नहीं आता है। देश को हालत इनकी ऐसी हो रखी है कि पीएम को अगर कह दो, अगर खाली इतना कह दो कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होता है, कहते मोदी जी कहता था कि मैं गाड़ी से नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। अरे 45 करोड़ रुपया खाली जनता खाली इतना कह दो बंगले के साथ सज्जा पे 45 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। केवल वैभव और आलोक जी को बात करने में, आप लोग वैभव जी आलोक जी बात करें। दिल्ली से लात मार के निकाल के करोड़, आप ये बताओ, ये लोगों ने 4.5 लाख यूपी के लोग काम कर रहे थे, दिल्ली के कोरोना में उनको बेघर कर दिया। आपने रेलवे में पूरा भ्रष्टाचार करके सारी रेलवे को उठा के अडानी के हवाले कर दिया। और ये एजेंडाबाद यहाँ पे बता रहे हैं, मुआवजा देने के लिए अडानी यहाँ पे आदर्श घोषणा कर रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। भाई क्यों? 45 सरकार को टैक्स के हम मुफ्त कर रहे हैं, सरकार नहीं पढ़ाएगी बच्चों को। और देश की जनता के बाकी लोगों को कम से कम पढ़ा दो। रेल दुर्घटना में मर गए बच्चों को पढ़ाने के लिए आप 4 बेडरूम के फ्लैट में काम चला लूंगा। किस तरह की सरकार है? थैंक यू। सरकार के मंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ओके आलोक जी शांत हो, उनको अपनी बात रखने दीजिए। आलोक जी आप शांत होइए, आलोक जी शांत होइए। वैभव अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट करो, टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह के ये लोग हैं जो व्हाट्सएप के अलावा एक सिलेबस के बाहर का सवाल आते हैं एकदम भड़क जाते हैं, बेदक जाते हैं। रेल दुर्घटना पे आप जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है, आप सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। पत्रकार हो तो इस्तीफा मत मांगो। कह रहे हैं कि रेल मंत्री साइट पर थे। अरे जिनको साइट पर होना चाहिए, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, वो तो आपने भर्ती नहीं करी। जिसको वहां सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो तो आप भर्ती नहीं करी। 3 गुना काम करा रहे हो। और केपी मलिक कुछ कह रहे हैं क्योंकि मसला उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये चिंगारी उन्हीं की उड़ाई हुई है। मलिक साहब, हाँ क्या कह रहे हो, बोलो आप। मलिक साहब 20 सेकंड। बड़ा झगड़ा लगा दिया। मेरा कहना यह है कि देखिए, अच्छी खासी पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी, झंझट कर दिया। अगर कोई फायदा होता है सियासी, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रजेश जी, उसी पे आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फायदा उत्तर प्रदेश में मिलता है तो वो योगी जी की रणनीति और योगी जी की कानून व्यवस्था पे मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब तो आलोक जी को आप असमंजस में डाल रहे हो, ये तो आप ट्रैप मारे हो। खुश हो जाना चाहिए, ये तो ट्रैप लगी शायद। ये जाल मारा है। ब्रजेश जी, हाँ बोलिए। केपी मलिक जी एक स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता के। इन्होंने बड़े आदर्श प्रस्तुत किया आज की डिबेट में, मुझे जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी। अभी नया हस्ताक्षर भी मार दिया है। जरूर योगी जी हमारे नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा जो यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर पे जो कंट्रोल किया गया है, जिस तरीके से यहाँ के माफिया आज भागे फिर रहे हैं, सजा हो रही है, उस पर उनको जरूर से उनको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन देश जो है, ये देश का चुनाव है। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। 10 सेकंड अंशु अवस्थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। देखिए, जो विपक्ष में फूट की बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो ये है कि कितनी फूट उत्तर प्रदेश और केंद्र में है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य में हम सबसे आपको बड़ी चिंता है इनके दोस्तों तो इस फूट का ये जनता देख रही ना, जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन करे थे सब आपस में लड़े जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो जनता परेशान है। हिसाब किताब 2024 में हो जाएगा इनसे। जनता हिसाब से इतनी घृणा करना, खाबरी जी की बड़ी चिंता है, घृणा करना, खाबरी जी के सम्मान के लिए बहुत फिक्रमंद है, बहुत फिक्रमंद है खाबरी जी के लिए। सुधारिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाला, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।